हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फीले और रहस्यमय इलाके से, जहां कुछ विशेषज्ञ एक अजीब सी गोलाकार वस्तु की खुदाई में लगे हुए हैं। इन लोगों में शामिल है एक अनुभवी योद्धा और एक वैज्ञानिक जो कार्ड इंडस्ट्री नाम की एक शक्तिशाली कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। खुदाई के दौरान उन्हें उस वस्तु के भीतर से एक कीट के आकार का रहस्यमय नीला स्कैरब मिलता है। जब कंपनी की प्रमुख विक्टोरिया कार्ड इस खोज को अपनी आंखों से देखती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। दृश्य बदलता है और अब हम मिलते हैं जैमी से, जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपने शहर वापस लौटा है। एयरपोर्ट पर उसका परिवार उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। सब मिलकर लंच पर जाते हैं, जहां जैमी को पता चलता है कि उसके शहर की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। कार इंडस्ट्रीज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उसी के चलते जैमी के परिवार को अपनी दुकान कमानी पड़ी है। अब उनके सिर पर कर्ज है और घर भी खतरे में है। साथ ही इन हालातों के चलते उसके पिता को दिल का दौरा भी पड़ चुका है। इन सबके बीच जैमी अपने परिवार से वादा करता है कि अब जब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो वह जल्द ही कोई अच्छी नौकरी करेगा और सब कुछ संभाल लेगा। मगर हकीकत इतनी आसान नहीं होती। वक्त बीतता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। जैमी निराश होता है और अपनी बहन मिलाग्रो से कहता है कि एक दिन वह इतना पैसा कमाएगा कि उनका जीवन बदल जाएगा। इसके बाद एक दिलचस्प सीन आता है जहां जैमी एक बड़े और आलीशान घर में दिखता है। ऐसा लगता है मानो उसकी किस्मत सच में बदल गई हो। लेकिन तभी उसकी बहन उसे आवाज देती है और कहती है, सपने देखने बंद करो, अब सफाई करने की बारी है। असल में जिस आलीशान घर में जैमी सफाई करता हुआ दिखता है वह उसकी बहन मिलाग्रो की वजह से मिली है। मिलाग्रो खुद यहाँ हाउस कीपिंग के काम करती है और उसी ने जैमी को भी यहाँ अस्थायी नौकरी दिलाई थी ताकि दोनों कुछ कमाई कर सके। यह घर कार इंडस्ट्रीज की मालकिन विक्टोरिया कार्ड का है। कुछ देर बाद विक्टोरिया वहाँ आती है। जैमी उसे शिष्टता से गुड मॉर्निंग कहता है, मगर विक्टोरिया बिना प्रतिक्रिया दिए सीधे घर के अंदर चली जाती है, जहाँ उसकी भतीजी जेनिफर पहले से मौजूद होती है। यहाँ जेनिफर और विक्टोरिया के बीच एक टकराव दिखता है। जेनिफर अपनी आंटी पर गुस्सा जाहिर करती है और एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में उनकी कंपनी का एक नया डिवाइस दिखाया गया है जो किसी भी इंसान के अंदर फिट हो सकता है, उसे एक अत्यंत खतरनाक योद्धा में बदल सकता है। यह डिवाइस उसे शक्तियां देता है जो तबाही मचा सकती है। जेनिफर इस चीज से नाराज होती है। असल में यह कंपनी पहले उसके पिता की थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। जेनिफर को अपने पिता की उस अंतिम इच्छा की चिंता है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनकी कंपनी को कभी भी ऐसे हथियार नहीं बनाने चाहिए। लेकिन विक्टोरिया अब इस कंपनी की प्रमुख बन चुकी है और उसका कहना है, अब ये कंपनी मेरे हाथों में है और मैं जो चाहूं वो कर सकती। जेनिफर इससे सहमत नहीं होती है। तभी विक्टोरिया का सिक्योरिटी गार्ड उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जैमी स्थिति को भागते हुए बीच में आ जाता है और जेनिफर की मदद करता है। इस दखल अंदाजी से नाराज होकर विक्टोरिया न सिर्फ जैमी को बल्कि मिलाग्रो को भी नौकरी से निकाल देती है। इस पूरी घटना में जेनिफर खुद को जिम्मेदार महसूस करती है, इसलिए वह जैमी को बाहर जाते समय अपना नंबर लेती है और कहती है कि वह उसे कार्ड इंडस्ट्री में एक बेहतर नौकरी दिलाने में मदद करेगी। उसी रात जैमी मोबाइल पर जेनिफर को मैसेज करने की सोचता है, लेकिन वह काफी घबराया हुआ होता है। वह बाहर आता है तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि कभी कभी जिंदगी में पहला कदम खुद बढ़ाना पड़ता है। हिम्मत करके जैमी जेनिफर को एक मैसेज भेज देता है। अगले दिन जैमी कार्ड कंपनी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर रिसर्च लैब में दाखिल होती है, जहां उसकी नजर एक अजीब से बॉक्स में रखे स्कैरब डिवाइस पर जाती है। एक नीले रंग का चमकता हुआ कीट जैसा टेक्नोलॉजिकल जीव होता है। हालात को भांपते हुए जेनिफर उसे चुपचाप एक बर्गर के बॉक्स में रखकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट जॉर्ज लैब में पहुंचता है और जैसे ही उसे स्कैरब के गायब होने का पता चलता है वह फौरन सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है और कंपनी के सभी दरवाजे बंद करने का आदेश देता है। इस बीच जेनिफर परेशान होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात जैमी से हो जाती है। बिना समय गंवाए जेनिफर जैमी को वह बॉक्स सौंपती है और कहती है, इसे संभाल कर रखना, लेकिन इसे खोलना मत। जैमी जल्दी से वहां से निकल जाता है और जेनिफर कार्ड्स को कंफ्यूज करती है। अब कहानी जैमी के घर पहुंचती है। वहां उसका परिवार बर्गर वाला बॉक्स देखकर उत्साहित हो जाता है और उसे खोलने की जिद करता है। जैसे ही बॉक्स खुलता है स्कैरब दिखाई देता है, एक चमकदार, अनोखा और रहस्यमय यंत्र। सब उसमें रुचि लेने लगते हैं और खेलने लगते हैं। जैमी उसे अपने हाथ में लेता है, लेकिन तभी डिवाइस एक्टिव हो जाता है और सीधे जैमी की तरफ उड़कर उसके शरीर में चिपक जाता है। जैसे ही रूडी उसे हटाने की कोशिश करते हैं, रूडी को करंट का झटका लगता है और वह दूर गिर जाते हैं। डिवाइस जैमी के कपड़ों में समा जाता है और फिर उसमें से नीले कीड़े जैसे पैर निकलकर उसे छत से चिपका देते हैं। जैमी की पूरी बॉडी को एक बुलेट प्रूफ चमकदार कवच ढक लेता है और उसके सूट में एक एडवांस एआई सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अचानक वह सूट छत को तोड़ते हुए जैमी को हवा में ले जाता है और फिर सीधा अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है। जैमी को खुद यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है।
कुछ समय बाद सूट उसे वापस धरती पर लाता है, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका है। जैमी को स्कैरब टेस्ट करता है, पूरे शहर में तेजी से घूमता है। अचानक जब वह एक बस के सामने आ जाता है तो उसका सूट एक एनर्जी शील्ड बनाता है और बस को बीचों बीच काटकर उसे बचा लेता है। वापस घर पहुंचने पर जैमी बेहोश हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी बॉडी पर एक भी खरोच नहीं होती। जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि स्कैरब अब उसके शरीर का हिस्सा बच चुका है और उसकी पीठ में पूरी तरह से घुस गया है। घबराकर सभी पुलिस को बुलाने की सोचते हैं, मगर चाचा रूडी उन्हें मना करते हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस को सब बताया गया तो वे जैमी के साथ हम सबको अपराधी समझ सकते हैं। जैमी को अब सारी सच्चाई जाननी होती है, इसलिए वह जेनिफर को खोजने निकलता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ लोग जेनिफर का पीछा कर रहे हैं। वह फौरन उसे अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले आता है। घर पर जेनिफर जैमी को बताती है कि स्कैरब कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक अत्यधिक खतरनाक एलियन हथियार है और विक्टोरिया इसका इस्तेमाल अपने नए ओमेग प्रोजेक्ट को ताकतवर बनाने में करना चाहती है। जब जैमी पूछता है कि यह स्कैरब उसे क्यों मिला तो जेनिफर कहती है मैं नहीं जानती, पर इसका जवाब हमें कार टावर में छुपे एक खास क्लू से मिल सकता है। इसके बाद जैमी, जेनिफर और रूडी एक प्लान बनाकर कार टावर पहुंचते हैं। वहां रूडी सिक्योरिटी कैमरों को जैम करने के लिए एक डिवाइस लगाता है। गार्ड्स का ध्यान भटकते ही जेनिफर और जैमी अंदर दाखिल होते हैं और एक खास चाबी चुरा लेते हैं। वह चाबी दरअसल एक घड़ी होती है, जिसे देखते ही जेनिफर पहचान जाती है, वो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। जैमी और जेनिफर जैसे ही कार टावर से बाहर निकलने लगते हैं तभी इग्नेसियो उनका रास्ता रोक लेता है। इस खतरे को महसूस करते ही जैमी के शरीर में मौजूद स्कैरब खुद को एक्टिव कर देता है और जैमी एक बार फिर उस हाईटेक सूट में बदल जाता है। सामने खड़ा इग्नेसियो भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। वह अपने अधूरे ओमेग सिस्टम को एक्टिव करता है, जो एक आर्टिफिशियल हथियारों से लैस बॉडी एनहांसमेंट होती है। अब शुरू होती है एक जबरदस्त भिड़ंत। जैमी को अपने सूट की कई नई क्षमताओं का पता चलता है, जैसे हथियार बनाना, एनर्जी ब्लास्ट करना और दुश्मन के मूव्स का अनुमान लगाना। वह इग्नेसियो को कड़ी टक्कर देता है और एक वक्त तो ऐसा आता है जब जैमी उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है। जैमी अपने सूट से कहता है मैं कोई कातिल नहीं हूँ। उधर रूडी और जेनिफर कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इग्नेसियो उन्हें निशाना बनाकर फायर करता है। जैमी उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है और तभी इग्नेसियो दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रूडी उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर जैमी को बचा लेता है और तीनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन वे एक पुराने मकान में सड़ लेते हैं जो जेनिफर के पिता की हवेली थी। वहां एक विशेष घड़ी की मदद से वे एक सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचते हैं। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक पुरानी हाईटेक लैब दिखती है। यहाँ सभी को पता चलता है कि उसके पिता ही असली ब्लू बीटल थे। उन्होंने स्कैरब की मदद से कई गैजेट्स और तकनीक तैयार की थी ताकि अपने शहर के अपराधियों से बचाया जा सके। उधर रूडी एक पुराना कंप्यूटर चालू करता है और जैमी की हालात को समझने की कोशिश करता है। वह जैमी बाथरूम में जाकर देखता है कि उसकी पीठ पर नीली रोशनी से बना एक घाव है। यह संकेत था कि स्कैरब अब उसके शरीर से धीरे धीरे जुड़ रहा है, लेकिन यह घाव कुछ ही पल में खुद ब खुद भर जाता है। जैमी बाहर आता है और देखता है कि जेनिफर अपने पिता की याद में भावुक हो रही है और उसे हौसला देता है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी रूडी एक चौंकाने वाली जानकारी साझा करता है। जब तक जैमी जिंदा है स्कैरब उसके शरीर से अलग नहीं किया जा सकता और स्कैरब किसी भी कीमत पर अपने होस्ट की सुरक्षा करेगा। यह सुनकर जैमी घबरा जाता है और सोचता है कि क्या वह अब कभी सामान्य जीवन जी पाएगा। रूडी उसे समझाता है कि जब किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो वह खुद को कमजोर समझता है, लेकिन असल ताकत उसी के अंदर छिपी होती है। इसी बीच विक्टोरिया को पता चल जाता है कि स्कैरब अब जैमी के पास है। वह अपने निजी सैनिकों को जैमी के घर भेज देती है। जैमी, जेनिफर और रूडी विक्टोरिया का हेलीकॉप्टर अपने घर की ओर जाते हुए देख लेते हैं। जैमी स्कैरब की ताकत को दोबारा एक्टिव करना चाहता है, लेकिन सूट उसकी बात नहीं मानता। तभी जैमी को याद आता है स्कैरब हमेशा मेरी रक्षा करेगा। वह बिना कुछ सोचे सीधे बिल्डिंग से कूद जाता है और ठीक उसी वक्त स्कैरब एक्टिव हो जाता है और जैमी को पकड़ लेता है। अब जैमी पूरी ताकत के साथ अपने घर की ओर उड़ता है, क्योंकि अब लड़ाई उसके परिवार के लिए है। उधर जैमी के घर पर हालात बेकाबू हो जाते हैं। विक्टोरिया के सैनिक उसके परिवार को जबरन बाहर खींच लाते हैं और उन पर हथियार तान देते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त जैमी वहां पहुंच जाता है और बिजली की तरह हमला कर कुछ सैनिकों को गिरा देता है। इस पूरी स्थिति को देखकर विक्टोरिया स्कैरब की असली ताकत देखना चाहते थे, इसलिए वो अपने आदमियों को आदेश देती है कि जैमी की फैमिली को निशाना बनाया जाए। जवाब में जैमी अपने सूट की शील्ड को एक्टिव करता है और अपनी फैमिली को गोलियों से बचा लेता है। इसके बाद जैमी अपने एआई से कहता है कि उसे एक ऐसा हथियार चाहिए जिससे किसी की जान न जाए। सूट तुरंत उसे एक नॉन लेथल हथियार देता है और जैमी उसका इस्तेमाल करके दुश्मनों को बेअसर करना शुरू कर देता है। उधर उसकी फैमिली बचने के लिए दौड़ लगाती है, लेकिन उसी दौरान मिलाग्रो गिर जाती है। उसके पिता अल्बर्टो उसे उठाने आते हैं, मगर तभी एक सैनिक उन पर हमला करता है। अल्बर्टो पूरी तरह घायल हो जाता है और उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। वही इग्नेसियो जैमी को अपने निशाने पर ले लेता है। तभी जैमी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैमी जैसे ही आगे बढ़ता है, इग्नेसियो उस पर एक ऐसा अटैक करता है जो उसके सूट को डैमेज कर देता है और जैमी जमीन पर गिर पड़ता है।
कुछ ही देर में जेमी का घर विस्फोट से तबाह कर दिया जाता है। वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है, खासकर अपने पिता को जाते हुए, मगर इस वक्त वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इग्नेसियो अब जेमी को उठाता है और उसे बंदी बनाकर ले जाता है। सुबह जेमी की फैमिली गहरे दुख में होती है। अल्बर्टो की मौत ने सभी को तोड़ दिया था, लेकिन तभी जेमी की दादी परिवार को हिम्मत देती है, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें जेमी को बचाना होगा। इसी वक्त जेनिफर आती है और सभी को अपने पिता की एक पुरानी सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है। वहां उन्होंने बग नाम का एक हाई स्पीड एयरक्राफ्ट तैयार किया था। यही नहीं, वहां कई प्रकार के उन्नत हथियार और गैजेट्स भी रखे हुए थे। मिलाग्रो को एक खास ग्लव्स वाला जैकेट पसंद आता है, जबकि दादी एक दूर से चलने वाला हथियार चुनती है। अब सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं पाको आइलैंड पर बने विक्टोरिया के किले पर हमला करने का। दरअसल उसी किले में जेमी को एक मशीन से जोड़ा गया था, जिससे स्कैरब को उसकी बारी से अलग किया जा सके। यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी, इससे जेमी की जान भी जा सकती थी। इसी मशीन से इग्नेसियो के ओमेगा सूट को भी कनेक्ट किया गया था, ताकि जेमी के स्कैरब का सारा डेटा उसके सूट में ट्रांसफर हो सके। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, जेमी दर्द से चिल्लाता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है। वह एक विजन देखता है, एक तरह की आफ्टर लाइफ, जहां उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। अल्बर्टो उसे समझाते हैं कि स्कैरब तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारा उद्देश्य है, इसे अपनाना ही तुम्हारी असली शुरुआत है। इन शब्दों से प्रेरित होकर जेमी कोमा से बाहर आता है और इस बार वह पूरी तरह से स्कैरब को अपना लेता है। मगर ठीक उसी वक्त स्कैरब के 100% कोड्स इग्नेसियो के सूट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे उसका ओमेगा सूट पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बन जाता है। इसी बीच रूडी पाको आइलैंड के किले में बने फोर्ट पर बग एयरक्राफ्ट को उतार देता है। सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट किसी छोटे मोटे हमले से नहीं टूटता। इसकी बाहरी परत इतनी मजबूत होती है कि कोई भी गोली असर नहीं करती। ऊपर से इसके मशीनी पैर जमीन पर मौजूद सैनिकों को एक एक करके गिरा देते हैं। फिर रूडी एक खास बटन दबाता है, जिससे बग एयरक्राफ्ट से नीला धुआं निकलने लगता है। ये धुआं नशीला होता है और उससे सांस लेते ही कई सैनिक बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मिलाग्रो और जेनिफर किले के अंदर दाखिल होती हैं, जहां उन्हें ओमेगा सूट्स का एक बड़ा सेट दिखता है। ये सारे सूट स्कैरब की एनर्जी खींच रहे होते हैं। दोनों मिलकर एक स्पेशल गैजेट का इस्तेमाल करते हैं और पूरे सिस्टम को ब्लास्ट कर देते हैं। धमाके से फोर्ट का एक हिस्सा ढह जाता है और वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उधर लैब में जेमी को होश आता है, लेकिन उसका सूट अब तक पूरी तरह एक्टिव नहीं हो पाया था, क्योंकि उसका सिस्टम रिबूट हो रहा था। इस बीच साइंटिस्ट जोश को समझ आता है कि विक्टोरिया जो कर रही है वो बेहद खतरनाक है। वह जेमी की मदद करने का फैसला करता है और उसे भगाने के लिए गेट खोल देता है, मगर तभी इग्नेसियो आ जाता है और जोश को गोली मार देता है। जेमी जैसे ही आगे बढ़ता है, लैब में एक बड़ा धमाका होता है। इग्नेसियो किसी तरह विक्टोरिया को बचा लेता है और इसके बाद विक्टोरिया जेनिफर को पकड़ने निकल जाती है। अब जेमी के सामने दुश्मनों की एक पूरी टीम खड़ी थी, लेकिन तभी वहां उसकी दादी आ जाती है और हाथ में लिए एडवांस गैजेट्स की मदद से सारे सैनिकों को पल भर में चित कर देती है। इसके बाद जेमी, रूडी और दादी बग एयरक्राफ्ट में चढ़ कर जाते हैं, लेकिन मिलाग्रो और जेनिफर अब तक नहीं लौटी थी। जेमी बिना देर किए फिर से फोर्ट के अंदर घुसता है। वही मिलाग्रो अपने ग्लव्स गैजेट से खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दुश्मन सैनिकों की संख्या ज्यादा थी और वे उसे घेर लेते हैं। तभी अचानक जेमी वहां पहुंचता है और इस बार स्कैरब पूरी ताकत के साथ एक्टिव हो जाता है। अब जेमी पूरी तरह से स्कैरब सूट को कंट्रोल करना सीख चुका था। जैसे ही उसके सामने दुश्मन सैनिक आते हैं, वह उन्हें चंद पलों में चीत कर देता है। उसके मूव्स तेज, अचूक और पूरी तरह से ताकतवर थे। इसी बीच इग्नेसियो वहां पहुंच जाता है और जेमी को जबरदस्त ताकत से दीवार के पार फेंक देता है। जेमी गिरते गिरते खुद को संभालता है और फिर दोबारा मुकाबले के लिए खड़ा होता है। दोनों की टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि वे लड़ते लड़ते अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं, जहां वे एक दूसरे पर वार करते हुए धरती की ओर गिरने लगते हैं। उधर विक्टोरिया ने जेनिफर को बंदी बना लिया था और हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेनिफर अपने पिता का बनाया एक खास गन बम हेलीकॉप्टर में छिपाकर एक्टिव कर देती है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन जेनिफर इस मौके का फायदा उठाकर स्कैरब वाले डेटा को डिवाइस तोड़ देती है और इस तरह विक्टोरिया अब कभी भी स्कैरब जैसे खतरनाक डिवाइस नहीं बना सकती। वापस मैदान में जेमी इग्नेसियो से फिर रहा था। वह सूट के एआई से कहता है, मुझे ऐसा हथियार चाहिए जो मेरी सोच जैसा हो। एआई तुरंत उसकी कल्पना पर आधारित एक शक्तिशाली हथियार बनाता है और जेमी उससे इग्नेसियो पर जोरदार हमला करता है। मगर इग्नेसियो कोई साधारण दुश्मन नहीं था। अपनी वार ट्रेनिंग और अनुभव की मदद से वह पलटवार करता है और जेमी को जमीन पर गिरा देता है। तभी रूडी कहीं से एक बड़ा पत्थर उठाकर इग्नेसियो को फेंकता है, जिससे उसका ध्यान भटकता है। इग्नेसियो पलटकर रूडी को गोली मार देता है। यह देखकर जेमी के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह पूरी ताकत से इग्नेसियो पर हमला करता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ बदला होता है, लेकिन जैसे ही वह इग्नेसियो खत्म करने वाला होता है, उसका एआई सिस्टम उसे याद दिलाता है, तुम वो इंसान नहीं हो जो किसी की जान ले सकता है। एआई उसे इग्नेसियो की बीती जिंदगी की झलक दिखाता है। एक मासूम बच्चा जिसका परिवार कार्ड इंडस्ट्रीज के बम हमले मारा गया था। इग्नेसियो की माँ उसी हादसे में मरी थी और उसे बचपन में ही विक्टोरिया ने अपने खतरनाक ओमेक प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया था।
जेमी अब पूरी तरह से समझ चुका था कि ताकत का सही इस्तेमाल क्या होता है, इसलिए वह इग्नेसियो को मारने के बजाय उसे छोड़ देता है। इस फैसले का इग्नेसियो पर गहरा असर पड़ता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि वह अब विक्टोरिया के आदेशों का गुलाम नहीं है, उसके पास खुद के फैसले लेने की आज़ादी है। इसी एहसास के साथ इग्नेसियो विक्टोरिया के पास जाता है और खुद को एक बड़े धमाके के साथ उड़ा देता है। इस ब्लास्ट में दोनों की मौत हो जाती है और फोर्ट का पूरा हिस्सा जलकर खाक होने लगता है। उधर रूडी बग एयरक्राफ्ट लेकर मौके पर पहुंच जाता है और वह जेमी और जेनिफर को यहाँ से निकालकर सुरक्षित ले जाता है। अब सभी अल्बर्टो की मौत का शोक मनाते हैं। हर चेहरा भावुक था, लेकिन सभी को गर्व भी था, क्योंकि अल्बर्टो ने जो मूल्य दिए थे जेमी ने उन्हें निभाया था। कुछ समय बाद जेनिफर कार इंडस्ट्रीज की नई मालिकिन बन जाती है। तो वह न्यूज चैनल पर घोषणा करती है कि अब उनकी कंपनी केवल अच्छे मकसद के लिए काम करेगी और हर तरह के मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को नैतिक नियंत्रण के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इधर जेमी और उसका परिवार अपने पुराने चले हुए घर पर लौटते हैं, सोचते हैं कि अब आगे क्या। तभी पूरे मोहल्ले के लोग आकर उनका स्वागत करते हैं। वे सब मिलकर इस घर को फिर से बसाने का संकल्प लेते हैं। उसी समय जेनिफर भी वहाँ पहुँचती है। वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि रूडी कार इंडस्ट्रीज के लिए काम करे। ऐसे सच्चे और क्रिएटिव इन्वेंटर बहुत कम होते हैं और मैं आपकी फैमिली को इसके बदले पूरा सपोर्ट करूंगी। यह सुनकर सबके चेहरे खिल जाते हैं। इसके बाद जेमी मुस्कुराता है और जेनिफर से कहता है, चलो कुछ वक्त साथ बिताते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और जेमी उसे अपने साथ आसमान में उड़ा कर ले जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एंड क्रेडिट सीन में हम जेनिफर के पिता की पुरानी गुप्त लैब को देखते हैं, जहां खुद ब खुद एक कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो मैं अभी भी कहीं जिंदा हूँ और यह मेरी बेटी को बता देना। और यहीं पर ये कहानी एक रहस्य के साथ खत्म हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगली कहानी में मिल सकें।